हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम्स वंस अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर आज हमारे पास होगा, सामान्य कार्बनिक रसायन का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो बता दें, कोई भी एक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियरिटी बता दीजिए, आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बाकी सबको गुड आफ्टरनून है, वीडियो क्लियर है, आवाज़ ऑडियो भी क्लियर है। तो आज का हमारे पास सेकंड लेक्चर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन लाइक हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज, एस करेक्टर, एसिडिक करेक्टर कैसे तय करते हैं, प्लेनर, नॉन प्लेनर, कोप्लेनर कैसे बताते हैं कंपाउंड में, ये सारी चीज़ें देखी थी। कुछ और बेसिक्स जो चीज़ें होंगी वो आगे आएंगी। जो भी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए बैच टीयर 4.0 साइंस का साथ साथ केमिस्ट्री का अवेलेबल है। आप बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पर हम लोग जीओसी स्टार्ट कर चुके हैं, सेकेंड लेक्चर चल रहा है। नेक्स्ट मंथ में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो भी वैकेंसी टीयर 4.0 को आने वाली है। ठीक है, और आज का जो कोर्स ऑफ द डे है आप ये देख सकते हो, 16 अक्टूबर का कोर्स ऑफ द डे है। और आज का कोर्स है एलटी पीजीटी हिंदी के लिए। फीस जिसके लिए 999 है। और इस बैच को अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, कंसेशन होती है फीस में आज के दिन के लिए ये, तो 96 28 95 92 37 संस्था के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके इस बैच को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ये केमिस्ट्री का व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। जो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इस व्हाट्सअप चैनल के थ्रू जुड़ जाएं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और गूगल से जाके, गूगल लेंस पे जाके सर्च कराइए, एक लिंक आपको दिखाई देगा सेंटर पर, उसको क्लिक करिएगा, वहाँ से ज्वाइन चैनल हो जाइएगा। तो इस व्हाट्सअप चैनल के थ्रू आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपकी लाइव क्लास चल रही होती हैं उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन या जो भी न्यू अपडेट आएगी किसी चीज़ से रिलेटेड, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी तक नहीं जुड़े हुए हैं, और इस व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। साइंस केमिस्ट्री का व्हाट्सअप चैनल है ना, कोई कोचिंग का नहीं है कि पूरे आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की मिलेगी, सिर्फ साइंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। इसके अलावा लक्ष्य फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू 2025 के लिए, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है सर, वो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, उन कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, ये कहलाता है हमारे पास सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हम नाम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। चार टाइप के हैं, जो चारों हम लोग पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 100% फिक्स से आता है। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, एक आपने सुना होगा। दूसरा हमारे पास रेजोनेंस हो रहा होता है, अनुनाद, जिसको हम लोग आगे चल के मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। फिर हम लोग हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। चारों ही से क्वेश्चंस बन जाते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के। साथ ही साथ इस पे बेस्ड कई एप्लीकेशन है, जैसे एसिडिक करेक्टर या बेसिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से ये प्रभाव, इफेक्ट जो होते हैं और अफेक्ट करते हैं। ठीक है, या रेजोनेंस में भी हम लोग कई चीज़ें पढ़ते हैं कि एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी का करेक्टर जानना, बॉन्ड लेंथ का करेक्टर जानना बिना रेजोनेंस पढ़े निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा टाटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वो भी रेजोनेंस पढ़ने के बाद ही हमें आता है। या कोई भी दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड कितना रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, इसका करेक्टर भी हम लोग रेजोनेंस के थ्रू ही जानेंगे। और भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी जो हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा जितना था सारांश हमने आपको दे दिया है कि पूरे सारांश में चैप्टर में एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, प्रीति जी आइसोमेरिज कंप्लीट हो गया है, अब जीओसी स्टार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने दो
और टॉपिक एक साथ स्टार्ट किए हुए हैं। पीजीटी के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगा और बाकी के लिए ये तो कॉमन टॉपिक है, सब में ही पूछा जाता है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, उनको आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे पॉइंट बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिक में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो बातें जो आपको सीखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो बातें? पहली बात सर, दो तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं, लाइक ए और बी। ये लिया हमने, मान लिया कोई हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर ए और बी आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का आपस में पार्टिसिपेट कर रखा है बॉन्डिंग करने के लिए। होता क्या है सर कि अगर यहाँ पर दो तरीके की बॉन्डिंग में क्लीवेज हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके के दो यहाँ पर क्लीवेज दिखाई देने को मिलेंगे सर। पहली कंडीशन ये हो सकती है, ए और बी के बीच के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड सर हो सकता है कंप्लीटली ना टूटे हों। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है सर वो ए का, बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास है ही, लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन भी बी की तरफ डिस्प्लेस हो गया है, चला गया है। क्या लिख रहे हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाना। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर केस देखें तो हमने बराबर बराबर पोजीशन पे ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन डिनोट किया हुआ है, बट किसी वजह से, जो भी वजह है वो आगे देखेंगे, ये ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो बी की तरफ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल इसलिए क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट नहीं टूटा। तो पहला पॉइंट दिमाग में हमेशा याद रखना, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बुलाते हैं सर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बॉन्ड टूटते नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉनों का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अनदर एटम्स की तरफ, दूसरे एटम की तरफ स्लाइटली क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। बॉन्ड नहीं टूटे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बट मान लो किसी भी इफेक्ट की वजह से अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट गए, कंप्लीटली टूटने का मतलब ये है कि बॉन्ड के जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए सर? एटम बी के पास चले गए। इस तरीके से हम डिनोट करें अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है बी का एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक ए का भी बी के पास चला गया तो आ गया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। एक आया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, एक आया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं सर? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट टर्म इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर सर बॉन्ड का क्या हो गया? कंप्लीटली ब्रेक हो गया, बॉन्ड पूरी तरीके से क्या हो जाता है? टूट गया। बॉन्ड पूरी तरीके से हमारे पास क्या हो चुका है सर? ये वाला टूट चुका है। बॉन्ड के पूरी तरीके से टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं कहाँ पर? बी के पास निगेटिव चार्ज आ गया, ए के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब पूरे चैप्टर में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम आपको चार इफेक्ट जो पढ़ाएंगे, जिसमें से पहला इंडक्टिव यानी प्रेरणिक प्रभाव होगा, दूसरा जैसे हमने बताया आपको रेजोनेंस इफेक्ट यानी अनुनाद होगा, तीसरा अति संयुग्मन यानी हाइपर कंजुगेशन होगा, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक। तो इन चारों में से किसके पास किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, वो हम पहले डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज समझानी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का है, एक पार्शियल है, दूसरा क्या है? कंप्लीट है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और अब हेडिंग डालते हैं यहां पर समझने के लिए सर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के होते हैं उन पे आज देखते हैं। चलिए, तो अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने जो आपको बोले 4 टाइप के हमने आपको बताए। ठीक है, चारों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे भी इनके बारे में हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से। ये सबसे पहला हमारे पास है सर इंडक्टिव इफेक्ट।
पहला कौन सा है सर? इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन पहला ही बनता है सर, इंडक्टिव इफेक्ट अगर सर हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, पार्शियल है कि कंप्लीट है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है कि कंप्लीट है। तो याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सर ये एक पार्शियल मोर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मोर डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जान रहे होते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है जिसको लेके हम आपको साथ में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि किस तरीके के बॉन्ड डिस्प्लेस होते हैं। देखिए कई तरीके के इलेक्ट्रॉन, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कई तरीके से एग्जिस्ट करते हैं एटम पे। पहला हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ लगे हुए हों, हो सकता है। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के हों। या तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन वो पेयर सर लोन पेयर के फॉर्म में हो किसी एटम पर, लोन पेयर के फॉर्म में, नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में। या हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या हाफ लोन पेयर जिसको बोलते हैं, या ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जा रहे हैं जो हमारे पास। ठीक है। अब अगर हम परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो तब बात करेंगे जब हम लोग एक एक इफेक्ट उठाएंगे और उसका रीजन बताएंगे कि क्यों परमानेंट बोला गया, क्यों टेम्परेरी बोला गया। ठीक, चलिए। तो यानी इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम लोग लिखें सर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो यहां पर सर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें सर? इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने में। दूसरा इफेक्ट हम लोग लिखते हैं अब यहीं पर, नेक्स्ट इफेक्ट आता है जिसको हम लोग दूसरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं सर? रेजोनेंस। रेजोनेंस एक काफी डीप इफेक्ट है और काफी इसका बड़ा असर पड़ता है ऑर्गेनिक में, स्पेशली मॉलिक्यूल्स पर, क्योंकि इसके इफेक्ट की वजह से बहुत से मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में बेसिक चेंजेज आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में चेंजेज आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक्स्ट्रा आगे बढ़ाते हैं, क्या है सर हमारे पास रेजोनेंस में? पहला चीज, रेजोनेंस किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है? तो याद रखना कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट? जहां पर सर इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और बॉन्ड ट्रांसफर, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसी एक एटम के पास। रेजोनेंस किस टाइप का इफेक्ट हो गया? कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो याद रखना सर यहां पर जो ट्रांसफर होते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां हम लिख दे रहे हैं, या तो सर वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे पहला, या तो वो सर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो सर वो ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन को जनरली कई जगहों पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, जिसने बॉन्डिंग नहीं की, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक का एग्जांपल डिटेल में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड इफेक्ट है हमारे पास सर हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम लोग अति संयुग्मन बोल रहे हैं। हिंदी हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिखने में समस्या है क्योंकि बहुत समय जाएगा, इसलिए एक ही लैंग्वेज लिखेंगे। बोल सकते हैं दोनों में, आप जिसको जो पसंद हो उस भाषा में लिख ले। हाइपर कंजुगेशन की जब बात करते हैं सर, तो हाइपर कंजुगेशन में भी जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो कैसा है? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है हाइपर कंजुगेशन वाले केस में भी। ठीक है, तो अगर यहां पर भी सर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा चीज आता है हमारे पास कि किस तरीके के इलेक्ट्रॉन। याद रखना सर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। बड़ा रेयर केस है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास है, सिंगल छोड़ दो, सिग्मा की बात करें, काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, उसको तोड़ना और फिर इफेक्ट दिखाना, ये अपने आप में ही कोई स्पेशल घटना हो गई। ठीक है, तो अब ये इफेक्ट कितना स्ट्रांग है इंडक्टिव के कंपेयर में, रेजोनेंस के कंपेयर में, ये आगे की तुलना होगी, फिर हम लोग आगे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं फिर। चलिए अभी फिलहाल यहां तक रखते हैं। अगला है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें सर,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट किस तरीका का होगा सर, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा। और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, और दूसरी चीज है किस तरीके के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सर ओनली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमको कौन से करते हैं, पाई वाले। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर इनका अल्टरनेटिव नेम भी हम लिख देते हैं आपको, आगे बार बार बड़े बड़े टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल दिया करेंगे हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई इफेक्ट से। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आगे आएगा जिसको हम लोग आर या एम इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मीजोमेरिक भी बोलते हैं, वो आगे हम लोग समझेंगे। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग एच इफेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग ई इफेक्ट बुलाते हैं, ई, है ना। तो जो भी नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट से उनका बना दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 इफेक्ट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, और किस में किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है और किस तरीके के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब पहला हेडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग समझने के लिए सर, इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट के बारे में। आ जाओ, तो यहाँ हमने हेडिंग डाला सर, फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसको हम लोग आई इफेक्ट बोल रहे हैं। ये जो भी बेसिक पॉइंट है, बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकली ना पूछ के एक कॉन्सेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन आते हैं। आजकल पेपर का पैटर्न भी कुछ इस तरीके से बना रहा है, जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के पेपर हैं उसमें न्यूमेरिकली पार्ट, क्वेश्चन वाले पार्ट मतलब न्यूमेरिकल करना, कैलकुलेशन करना, ये कम कर दे रहा है, कॉन्सेप्चुअल ऑप्शंस ज़्यादा डाल दे रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना बेटर आप पेपर करके आने वाले होगे, जो भी पेपर आपको देना होगा। फिलहाल अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं सर, आओ स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले डायरेक्टली क्या होता है हमारे पास, आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर शुभम जी बताएंगे, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर रहे होते, क्वेश्चन आ जाता तो हम आपको पूरा ऑर्डर बता देते एक बार में। ठीक है, अभी सारे कंपेयर कराएंगे, थ्योरी की क्लास चल रही है, एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, भारद्वाज जी गुड आफ्टरनून, पेपर कैसा हुआ आपको, क्योंकि पेपर हमने देखा और आई थिंक जितनी प्रैक्टिस हम पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से करा रहे थे, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस के कई आ गए थे, है ना। अब देखिए हम खुद से अपना ब्लफ नहीं करते हैं कि हम बोल दे रहे हैं, यहाँ वो मौजूद हैं जो पेपर दे के आए हैं, पेपर हमने भी देखा और जो आप दे के भी आए हैं। तो पिछले 1.5 महीने से जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे, या 3 मॉडल पेपर जो हमने कराए, या यूट्यूब पर जो फ्री में प्रैक्टिस आपकी कराई जा रही थी, आप बताएं क्या 90% क्वेश्चन उस प्रैक्टिस से नहीं आए, इस तरीके के क्वेश्चंस जो पेपर आप दे के आए हैं, शायद पेपर आप दे के आए ना एचपीएससी का पीजीटी का, उसको हम टाइप करवा रहे हैं, उसको सॉल्व करवाएंगे, मे बी संडे करवाएंगे हम सॉल्व। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो आपके थे। बताएं भारद्वाज जी पेपर कैसा हुआ, फिर हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हैं अपना। बात करते हैं सर हम लोग आई इफेक्ट। अब हम आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। पहले हमने स्टार्ट किया सर, एक कंपाउंड ले लिया लाइक इस तरीके का, कार्बन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस तरीके से लगा हुआ है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ सर। सर बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं की मैंने, अरे उसके हमने आपको पूरी एक प्रैक्टिस कराई थी, पूरा एक क्लास, जब हम लोग यूके एलटी का पेपर से पहले हमने एक क्लास कराई थी जिसमें पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटेल में सारे क्वेश्चंस बताए थे, हमने डिटेल में बताए थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे क्वेश्चंस, है ना। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमने 1 2 लेक्चर लिया है, थ्योरी क्लास में पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन उसमें डिटेल में सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन बताए थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो भी था। ठीक है, तो वो आप वहां से मैच करा लोगे तो आपको मैच कर जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिलहाल हम सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं है, उसको जितने भी थे स्पेक्ट्रोस्कोप की इस, बोली तो ही नहीं बन रहा है पानी के चक्कर में कुछ शब्द फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए बढ़िया, पेपर अच्छा गया तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। फिलहाल आए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में एक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। पहला क्वेश्चन ये है सर कि एल्केन में जनरली हम लोग बताते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड सर हम लोग नॉन पोलर होता है या वेरी लेस पोलर होता है।
हालांकि हमने ये लिखवाया है कि एल्केन भी पोलर हो सकते हैं बट वेरी लेस पोलर, जिसको हमने लिखते हैं हम लोग नियरली क्या होता है हमारे पास नॉन पोलर। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नियरली नॉन पोलर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये हो गया। अब अगर कार्बन, ये बताने के हर चीज के पीछे का रीजन है, उसका रीजन आपको समझ में आएगा। इंडक्टिव कोई केमिस्ट्री का शब्द नहीं है, इंडक्टिव एक इंग्लिश का शब्द है जो हम लोग यूज कर रहे हैं आई इफेक्ट में। ठीक है, उसका यूज क्या है वो बताएंगे। अभी तो फिलहाल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो कैसे है, नॉन पोलर। ठीक है, अब यहां पर सर हम दो तरीके की टेंडेंसी की बात करेंगे। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करने वाले हैं। ध्यान से देखते चलो, यहां पर ये जो हमने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम किसी ना किसी ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे सर ये। और वो ग्रुप कौन सा होगा वो ध्यान से देखो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको बेसिकली पूरा समझाएंगे क्या होता है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं हवा में बता के ऑर्डर निकल जाओ, पूरा डिटेल में समझेंगे क्या है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो नॉन पोलर बॉन्ड था उसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हमने। जैसे ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया हमने, तो अब हमने क्या किया कि उसकी जगह कोई एक ग्रुप लगाया जेड, ये जिसकी सर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। यहां हम लिखते हैं साथ में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी। इसका मतलब भी समझाते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी जिसकी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। यानी हमने यहां से हाइड्रोजन कार्बन के बीच में नॉन पोलर का मतलब यह है, ना हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ना कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है। कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर है, कोई भी पोलरिटी यानी पॉजिटिव नेगेटिव पोल जनरेट नहीं है। लेकिन हमने हाइड्रोजन को हटा के कोई एक ऐसा जेड ग्रुप लगाया, उस जेड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है, हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं वो टेंडेंसी, तो हाइड्रोजन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करने की टेंडेंसी, है ना। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करने की टेंडेंसी हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव हाँ मेंस होना है, अभी तो प्री का ही पेपर था, स्क्रीनिंग था, अब मेंस का भी पेपर आपका होना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग करते हैं। इसमें हमने एक ग्रुप लगाया जेड, अब उसकी चर्चा करें हम लोग जेड वाले ग्रुप्स की। सर यहां पर ये रहा हमारे पास कार्बन जो हमने ऊपर बनाया हुआ है इस तरीके से, 4 कार्बन, और ये हमने लगा दिया एक यहां पर सर क्या, जेड। कौन सा ग्रुप लगा दिया, जेड। अब ये जेड करता क्या है सर, आसान से शब्दों में समझो भाई। इसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जेड अपनी तरफ खींचता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बस याद ये रखना, हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्शियल है। पूरा बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं टूटता है, सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहे होते हैं। और आगे भी हम ये पॉइंट लिखेंगे कि जनरली ये देखा गया है कि जो आई इफेक्टिव होता है उसका सिग्निफिकेंस अमाउंट में इफेक्ट ओनली 3 कार्बन तक दिखाई देता है, उसके बाद उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 10 कार्बन तक का लंबी चैन होगी तो जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो 10वें कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खींच लेगा ना। सिग्निफिकेंटली अमाउंट में ये देखा गया कि ये जो लगा हुआ ग्रुप है केवल 3 कार्बन तक के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो उनको अपनी तरफ क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करने की क्षमता रखता है। पहला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े आते हैं। अब जेड ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे, अब बताओ जेड पे चार्ज किस तरीके का आ जाएगा, एवरीवन सब लोग बताओ, जेड पे चार्ज किस तरीके का आ गया सर, पार्शियल निगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचा है। अब इसके जो सबसे नजदीक वाला पार्ट है हमारा यहां पर ये 3 कार्बन, तो इस वाले कार्बन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको बोल सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव, पहला कार्बन है सबसे क्लोज में, ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा दूसरा, और ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा तीसरा। ये भाई जो भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो इन सब कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम 1 2 3 करके रिप्रेजेंट भी कर दे रहे हैं। अब यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक पॉइंट और निकल के आएगा। अभी ये सारे पॉइंट हम थ्योरी में लिखेंगे, स्टेटमेंट में सब आपका नोट्स कंप्लीट होगी, डोंट वरी, है ना। सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होता चला जाएगा, हम ऐसी नोट बनवाते भी हैं। होता क्या है सर कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचा, अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है एक्चुअल में। आई इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जो कार्बन जितना क्लोज होगा इस वाले ग्रुप के
जो कार्बन इस जेड वाले ग्रुप के सर जितना भी क्लोज होगा, बताओ अभी ये वाली बात हमारी कितने लोग को समझ में आएगी, आई डोंट नो कितने लोग को नहीं आएगी। ये जो जेड है सर, जितना नजदीक कार्बन होता है उस पे सर चार्ज उतना ज्यादा आने वाला है, यानी पहले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, दूसरे पे उससे कम होगा और तीसरे पे उससे भी क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट कितने को क्लियर हुआ? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा फर्स्ट कार्बन पे होगा, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, क्योंकि दूरी बढ़ जाने से ग्रुप का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है वो वीक होने लगती है, और थर्ड कार्बन तक जनरली अप्लाई हो रही होती है। ये थर्ड कार्बन तक अप्लाई होती है, यानी कि इस पहले वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के खींच लेगा क्योंकि सबसे क्लोज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज अगर आपको बता दें, और मजा ही आएगा आपको बताने पर, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, वो ये है सर कि अगर हम सबका मॉड निकालें, क्या निकालें? मॉड। तो भाई इन सब पे जो भी चार्ज आया, हमारी बात ध्यान से समझो, इस पे जो चार्ज आया, इस कार्बन पे जो चार्ज आया, इस पे, ये तीनों ही चार्ज किसकी वजह से आए हैं? इसकी वजह से आए कि नहीं आए? सिर्फ इस ग्रुप की वजह से आए जिसको हमने डिस्प्लेस करके रखा हुआ। इट मींस अगर हम सर मॉड फॉर्म में, इट मींस अगर हम मॉड फॉर्म यानी चार्ज को अगर हटा दें, मॉड फॉर्म में लिखें, तो पहले वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्लस दूसरे वाले कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज प्लस तीसरे कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, यानी इन चार्ज का जो सम होगा वो सारा का सारा सम सर सम केवल और केवल पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। बताओ ये पॉइंट आया कि नहीं समझ में? ये पॉइंट CSIR नेट के पे पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पहले आता था, आजकल तो बहुत लेवल आगे बढ़ गया, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, बाकी कभी नहीं आया। कि जो मॉड होगा सर, थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स भी यूज किए, कि मॉड ऑफ सम ऑफ ऑल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू partial negative charge present on that group which have more electron withdrawing tendency than hydrogen। ठीक है, अब बताओ दूसरी चीज कि इस ग्रुप की वजह से यहां पर क्या जनरेट हुई? नेगेटिव पोल, और कार्बन पे क्या जनरेट हुआ? पॉजिटिव पोल। पहले क्या था? नॉन पोलर था, अब क्या जनरेट हो गई? पोलरिटी। किसकी वजह से जनरेट हुई? इस ग्रुप की वजह से जनरेट हुई, यानी इस ग्रुप ने कार्बन पे जो नॉन पोलर बॉन्ड थे सारे के सारे, उन सबके नॉन पोलर को पोलरिटी जनरेट कर दिया, यानी इंड्यूस कर दिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस करने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्ट कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को मौजूद करा रहा है, किस पर? कंपाउंड पर। क्या मेरी वजह से सब हो रहा है है ना? तो ये कहलाता है हमारे पास क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नो डाउट। TRE 3.0 में यही आया था। ठीक है, आया था, अच्छी बात है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें अब आपको क्वेश्चन TRE में क्या आया था कि 1 2 3, तो बोला गया था कि सबसे ज्यादा आई इफेक्ट यहां लगेगा 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, या 1 और 3 के बीच में। तो जो जितना क्लोज होगा ग्रुप्स के, उसके पास सबसे ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, क्योंकि उसका सर सबसे ज्यादा क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना क्लोज होगा उस ग्रुप के, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट वहीं पर लगेगा, यानी C1 C2 में। ये क्वेश्चन था, हम तो आपको याद भी दिला देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी के बाद नेक्स्ट आते हैं सर हम लोग इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई जेड की जगह ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया हमने, यहां पर लिख दिया एक कोई दूसरा ग्रुप लगाया सर वाई, और इस वाई के पास इलेक्ट्रॉन इस बार विड्रॉइंग नहीं करना है, इस बार क्या कर रहा है सर? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। ये लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी नहीं सर, इलेक्ट्रॉन क्या करने की? रिलीजिंग टेंडेंसी, वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। मतलब पहले यहां ग्रुप ऐसा लगाया, हाइड्रोजन के पास तो ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की है, लेकिन हमने हाइड्रोजन की जगह ऐसा ग्रुप यहां रिप्लेस किया था जिसके पास हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हो। लेकिन यहां हमने क्या लगाया कि ऐसा ग्रुप लगा दो जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद देने की टेंडेंसी हो, वो कार्बन चेन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना? अब आओ, अगर कार्बन चेन को दे रहा है और इस बार अगर हम यहां पर बनाए, अब आपका आंसर खुद ही फूट करना चाहिए। बताओ अब यहां पर हम लोग चार्ज किस तरीके के रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये लगा दिया वाई हमने, और ये ग्रुप है हमारे पास। बताओ इस वाई वाले ग्रुप पर सर किस तरीके का चार्ज पैदा होगा? भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये खींच रहा था तो एरो इस तरफ था, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो एरो इस तरफ बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
ये, जिसकी वजह से इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और कमी हो रही है तो चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव टाइप का निकल के आएगा। अब इस कार्बन पे कैसा आएगा सर, पार्शियल निगेटिव पहला नजदीक है, पार्शियल निगेटिव सेकंड, एंड दिस वन पार्शियल निगेटिव थर्ड। सेम केस क्या यहां लिख सकते हैं कि जो इस ग्रुप के जितना क्लोज में होगा उस पे आने वाला पार्शियल निगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है, और जितना आप दूर जाओगे उतना ही उसके पास निगेटिव चार्ज कम होते चले जाएंगे। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, क्योंकि कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और इट मींस यहां पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर कि जितने भी पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं वो केवल और केवल एक ग्रुप की वजह से हो रहे हैं, इसलिए उन सब पे आने वाला सर जो भी चार्ज होगा वो इस पार्शियल पॉजिटिव के बराबर होगा। मॉड का मतलब है कि साइन को इग्नोरेंस करो, जितने भी सम ऑफ चार्ज हैं वो उस पॉजिटिव के बराबर होने वाले हैं इन पे मौजूद निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है पूरा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस बार ये ग्रुप क्या इंड्यूस कर रहा है सर, कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहा है और खुद पर पॉजिटिव आ रहा है, फिर से पोलरिटी जनरेट हो रही है। और अगर पहले नॉन पोलर बॉन्ड थे बाद में पोलर हो गए, इंड्यूस हो गए उस वाई ग्रुप की वजह से, यानी क्या इफेक्ट कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, इंडक्टिव। अब कब प्लस बोलेंगे कब माइनस, उसकी बात चर्चा भी हम लोग आगे करते हैं, किस तरीके से प्लस बोलते हैं और किस तरीके से हम लोग माइनस बोल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस जो होता है वो ग्रुप पे आने वाले चार्ज की वजह से होता है, हम फिर बताते हैं आपको। यहां पर Z पे चार्ज क्या आया, माइनस। Z ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, खींचा हुआ है यहीं पर। चलो अच्छा हो, लिख भी देते हैं। इसका मतलब सर ये जो इफेक्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस चार्ज आया इस ग्रुप पर, तो क्या इफेक्ट कहलाएगा सर, ये माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें, यहां पर y के पास सर, यहां पर अगर देखें y के पास इस ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, यानी ये क्या कहलाएगा सर, प्लस आई इफेक्ट। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस और प्लस आपको दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि केवल यहां नहीं है, रेजोनेंस में भी माइनस आर प्लस आर आएगा, हाइपर कंजुगेशन में भी माइनस एच प्लस एच आएगा, और इलेक्ट्रोमेरिक में भी माइनस ई और प्लस ई आएगा। जहां पर भी माइनस शब्द आया उसका केवल एक मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। जहां पर भी प्लस शब्द निकल के आएगा लिखा हुआ, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कार्बन चेन पर। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है अभी तुरंत। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तब सारे पॉइंट पहले हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, अपना नोट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे कुछ और बातें करने पर कि प्लस आई इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है, माइनस आई इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, चलो इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड्स, पहला पॉइंट, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी का क्या हो गया सर, इंडक्शन हो गया, पैदा हो गई पोलरिटी उसके ऊपर। तो इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड, इन नॉन पोलर यानी सिग्मा बॉन्ड। तो इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलर बॉन्ड, due to presence of a polar bond in vicinity। विक्सिनिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, नजदीक में उसके। एनसीईआरटी की भाषा है विक्सिनिटी, उसका इंग्लिश मीनिंग जनरली क्या है, क्लोजनेस, है ना, पास में उसके जितने होगा पोलर बॉन्ड, इन विक्सिनिटी इज कॉल्ड आई इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं सर, आई इफेक्ट बुलाते हैं। ये रहा पॉइंट, ये लिखा हमने पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नोट्स कंप्लीट करते चलिए साथ साथ में। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन डज नॉट शो आई इफेक्ट, आइदर इट विल प्लस और माइनस, डजंट मैटर। हाइड्रोजन आई इफेक्ट शो ही नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है,
बट ऐसे ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, वो सारे ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? चलो इस पॉइंट को डिनोट करते हैं और लिखते हैं, हाइड्रोजन डज नॉट शो आई इफेक्ट। हाइड्रोजन डज नॉट शो आई इफेक्ट। हाइड्रोजन आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट को सर शो नहीं कर रहा होता है, बट ऑल दोज एटम्स और ग्रुप्स, बट ऑल दोज, वो सभी परमाणु एटम्स और ग्रुप्स, दोनों हो सकते हैं, याद रखना। एटम्स का मतलब जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटम फॉर्म में है। ग्रुप्स मतलब NO2 है, OH है, CN है, CHO है, COOH है ना। ये क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए, एक से ज्यादा एटम वाले जो लगे होते हैं। विच हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, विच हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, या और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, या इलेक्ट्रॉन को खुद रिलीज करने की जो टेंडेंसी है। विच हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मोर देन हाइड्रोजन एटम, मोर देन हाइड्रोजन एटम शो आई इफेक्ट। वो सारे ही ग्रुप या एटम्स क्या शो करते हैं सर? आई इफेक्ट शो करते हैं। वो कौन कौन से हैं हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं हमारे पास सर? आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक नेचर of groups or atoms, I effect is of two types। ग्रुप या एटम के इलेक्ट्रॉनिक नेचर पे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप और एटम्स इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये कितने तरीके का होता है? अरे शशि जी आप समझ नहीं रहे हो, आप तो लिख लोगे, चलो आपको मान लिया आप एक्सपर्ट तो लिख लोगे। बहुत से लोग यहाँ कॉल कर करके परेशान करते हैं, सर पीडीएफ कहाँ गया आज का जो आज पढ़ाया। वो लिखना ही नहीं पसंद करते, पीडीएफ को सेव करना पसंद करते हैं, लिखना ही नहीं पसंद है। तो हम तो बहुत बार समझाते समझाते थक भी जाते हैं भैया कॉपी नोट जरूर बनाया करो, पीडीएफ तो आपको मिलता ही मिलता है जो हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसको देख कर ही कॉपी नोट्स जरूर बनाओ अपने हाथों से। अपनी टीचर का मतलब है पेन चलना चाहिए, चाहे जैसे भी चले। लेकिन बहुत से लोग उसमें कोशिश नहीं करते। तो हमारा तो भाई कुछ लोग क्या है कि सिर्फ यहाँ समझने वो भी नहीं है, कुछ दूसरे टाइप के भी लोग हैं जो सिर्फ समझते रहते हैं, लिखे हुए को देखते रहते हैं, बाद में इसी पीडीएफ से फिर नोट्स बना लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम पर। ठीक है, तो दोनों तरीके के लोग हैं, तो हमको इसलिए मजबूरी में दोनों तरीकों को देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब दो इफेक्ट कौन कौन से हैं सर? पहला ए और दूसरा बी। एक है प्लस आई और एक क्या है? माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हम लोग किस बेस पे बोलते हैं सर? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है वो ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रुप या एटम खींच रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा हमारे पास सर? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कहलाता है। दो तरीके के हो गए, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, यहां तक बात हमारी। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। यूपी टीजीटी पीटी का एग्जाम देखिए जनवरी में कराने के चांस बहुत कम है। कोई न्यूज मिली नहीं थी, कल हम लोग गए थे तो उन्होंने सांत्वना दी हुई है, गोपनीयता अपनी भंग नहीं करना चाहते हैं, बहुत से पॉइंट उन्होंने बताए हैं। तो उसके हिसाब से अब
हमारे हिसाब से कुंभ मेले की बात ज़्यादा चांस है, मार्च या अप्रैल में, 5 महीने हैं आपके पास। जनवरी में हो जाएगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट आते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमको लिखना है यहाँ पर, वो कौन से हैं? जैसे पहला पॉइंट कि सर आई इफेक्ट जनरली जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। आई इफेक्ट मेनली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। आई इफेक्ट मेनली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। आई इफेक्ट मेनली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस आई इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। ये देखो, डिस्टेंस जितना आप बढ़ाते चले जाओगे, आई इफेक्ट की जो वैल्यू, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी रखता हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की टेंडेंसी रखता हो, डिस्टेंस बढ़ने से वो क्या हो रही है? घट रही है। दोनों ही कंडीशन में क्या करती है? डिक्रीज कर रही होती है। तो आई इफेक्ट मेनली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस इट डिक्रीजेस। with increase in distance, डिस्टेंस बढ़ने के साथ it decreases, यह घटती चली जाती है। दूरी बढ़ने के साथ यह क्या होती है सर? घटती चली जा रही होती है हमारे पास। ठीक है यहाँ तक। और वही पॉइंट के एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अफेक्टिव अप टू 3 कार्बन एटम। हम लोग 3 ही कार्बन एटम तक इसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है, फिर उसका इफेक्ट दिखना कम हो जाता है या नहीं, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अफेक्टेड अप टू 3 कार्बन एटम्स। ये देखा गया है कि 3 कार्बन एटम्स तक इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है, 3 कार्बन एटम्स तक। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। चलिए एक अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो हम यहां नोट करेंगे, वो क्या है कि आई इफेक्ट अगर किसी भी कंपाउंड में लग गया, अगर लगा हुआ है, तो वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को क्या करता है सर? इफेक्ट कर देता है इन रिएक्शन कराने में। याद रखना, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अगर आई इफेक्ट कंपाउंड में लगा होगा तो वो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड की क्या कर देता है सर? बदल देता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन में वो मेजर होगा या माइनर होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये सारी चीज़ों को भी वो क्या करता है? अफेक्ट कर देता है अगर आई इफेक्ट लग रहा है तो। ठीक है, स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। अब नोट्स तो ऐसे ही कंप्लीट कराया जाएगा, क्या ही बताया जाए। आई इफेक्ट अफेक्ट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आई इफेक्ट अफेक्ट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। आई इफेक्ट सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड को क्या कर देता है सर? अफेक्ट कर देता है। और केमिकल प्रॉपर्टी में इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आई इफेक्ट अगर लग गया तो नॉर्मल हो रही रिएक्शन के अलावा सर मेजर माइनर भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, जस्ट इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक की, तो वहाँ पढ़ेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रही है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया किसी एल्कीन पर जहाँ पर प्लस आई या माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, उसकी वजह से रिएक्शन की रेट पर अफेक्ट पड़ता है और बनने वाले प्रोडक्ट भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आगे पढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगली चीज, अच्छा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट अब हम यहाँ लिखने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर हमको सर आई इफेक्ट चेक करना है तो आई इफेक्ट चेक करने के लिए हम लोग 3 फैक्टर लगाते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। जैसे NO2 ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
या O नेगेटिव लग गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, या कोई एल्किल पार्ट जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, कोई अल्कोहल लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दो तीन से ज्यादा ग्रुप लग गए हों तो अब दो तीन ग्रुप में से किसका इफेक्ट देखेंगे, या कहाँ देखेंगे, या किसका नंबर देखेंगे, या उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, कैसे पता करेंगे? तो इसका चेक करने का एक ऑर्डर है एक्चुअल में कि आई इफेक्ट हम लोग चेक कैसे कर रहे होते हैं। तो आई इफेक्ट इन मॉलिक्यूल इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। आई इफेक्ट इन मॉलिक्यूल इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट मॉलिक्यूल में जब हम लोग कंपेयर कराते हैं सर, एक प्रायोरिटी ऑर्डर को कंपेयर कराते हैं। क्या है वो प्रायोरिटी ऑर्डर? सबसे पहले आई इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे, जो भी ग्रुप लगा हुआ है सर उस ग्रुप को सर हम लोग डिस्टेंस पहले चेक करते हैं, हमेशा पहले डिस्टेंस चेक करते हैं। एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा ये सारे एग्जाम्पल, फिर हम आपको याद दिलाएंगे, है ना, स्कूल वाले मास्टर की तरीके से फिर आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पर। डिस्टेंस के बाद फिर आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ आई ग्रुप, जो भी ग्रुप लगा होगा जिस टाइप का, और लास्ट में आता है सर उस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब किसका प्लस आई स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें कंपेयर कराते हैं। तो ये हम यहाँ पर सर इस वाले पॉइंट पर 2 स्टार बना देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो एप्लीकेशन होगा आई इफेक्ट का वहाँ पर यही काम आने वाला है जो 3 लिख दिया। फिर हम आपको याद दिलाएंगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब लिखते हैं सर सबसे पहले यहां पर हम लोग कंपैरिजन या स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ऐसे बोलना ज्यादा बेटर होगा, यही लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी किस ग्रुप के पास कितनी ज्यादा है, इसको चेक करने के तरीके। क्योंकि पूरा ऑर्डर एग्जाम में नहीं पूछता है, कुछ रैंडमली उठा के हमसे ऑर्डर पूछ लेगा, और रैंडमली ऑर्डर को हम लोग कैसे चेक करेंगे ये हमें यहाँ पर देखना होता है, दिए गए रैंडमली ऑर्डर को, ठीक है? जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आया फ्लोरीन, क्लोरीन, हम एक ऑर्डर भी लिखवाएंगे, डोंट वरी, पूरा एक ऑर्डर भी हमारे पास, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है। अब यहाँ हमको ऑर्डर चेक करना है, तो पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई ग्रुप्स हैं जितने भी, यानी इलेक्ट्रॉन कार्बन चैन से, ये डंडा लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी मदद कर रहा है किसी चीज में, ये इसका मतलब है कि इसके बगल में कोई एल्किल पार्ट लगा हुआ होगा, इधर कोई कार्बन कार्बन चैन लगी होगी ना, ये जो समझाने का हमारा तरीका था ये। तो हमने तो ये जेड या वाई की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम माइनस आई ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जेड है, तो जो हमने लिखे वो ग्रुप क्या है, जेड है। तो उसके बगल में क्या लगा हुआ है, ये डंडा का मतलब कार्बन है, ठीक है? तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींचेगा, कार्बन चैन से खींचेगा, तभी तो ये क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन ये आता है सर यहाँ पर कि इन चारों में कैसे तय करेंगे कि माइनस आई स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। देखो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कराने की, अट्रैक्ट कराने की, खींचने की जो शक्ति और ताकत है उसी को बोलते हैं माइनस आई, ठीक है? एमपी सेट का प्रैक्टिस बैच, नहीं सिंह जी नहीं, एमपी सेट का प्रैक्टिस बैच नहीं चल रहा है। प्रैक्टिस डेली आपकी 12 बजे यूट्यूब पर जो चलती है, कभी थ्योरी कभी प्रैक्टिस, वो क्लास आप चेक कर सकते हैं, उससे अगर आपको जो फायदा मिलेगा तो मिल ही जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पर देखें सर, तो इधर से इधर जाने पर हमको एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो भी किस इलेक्ट्रॉन को, कोवैलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ये माइनस आई की मोर टेंडेंसी को दर्शाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे होते हैं। तो अगर ये कार्बन से फ्लोरीन लगा, कार्बन से क्लोरीन लगा, कार्बन से ब्रोमीन लगा और कार्बन से आयोडीन लगा, तो फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की तरफ चलने पर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है सर, डिक्रीजेस, घटती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज कर जाएगी,
है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास घट रही है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इसकी क्या हो रही है सर, डिक्रीज कर रही है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो ऑर्डर आएगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये पहला कंपेयर हो गया। आओ दूसरा कंपेयर कराते हैं अब हम लोग, क्योंकि ये कंपेयर करा ही रहे हम लोग। तो आओ, जैसे एक ग्रुप लगा OH और एक ग्रुप लगा हुआ है SH, इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, या ये भी -I ग्रुप है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। चलो बताओ। ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर रहे हैं, सेम रीजन यहां पर भी बताएंगे सर कि ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ चलने पर, क्योंकि एटम डिफरेंट हो गए और इलेक्ट्रॉन को जब खींचने से ही हमको पता लगाना है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सल्फर की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। इट मींस यहां पर भी कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। OH मोर स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है कंपेयर टू SH के। ठीक है छोटू जी, नई वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी 2025 में, जब ये एग्जाम हो जाएगा, उम्मीद है मैक्सिमम ये एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद आएगी। आई थिंक आप मान के चलो ऐसे ही कि अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के लगभग में आने वाली होगी वैकेंसी, उसी समय पर आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं इसी से रिलेटेड ऑर्डर, एक और आप बताएं अगर ये चीज क्लियर हो गई कि एक ग्रुप लगाया सर हमने NH2 और दूसरा ग्रुप लगाया हमने PH2, और इस NH2 और PH2 में सर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की। अगर आंसर लगाना होगा किसके पास, तो नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलने पर, इस तरफ चलने पर सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटती है। ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, घट रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट गई, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। इसलिए NH2 का -I इफेक्ट PH2 के -I इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। बताएं, ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? तुम आगे बढ़े। याद रखना ये सारे ही कार्बन से लगे हुए हैं, डायरेक्टली कार्बन से लगे हुए हैं। जैसे हमने ले लिया फ्लोरीन, दूसरा ग्रुप ले लिया OH और तीसरा ग्रुप ले लिया NH2, ये सारे ही कार्बन से लगे हुए हैं इस तरीके से। अब हमने आपसे पूछा यहाँ पर भाई तीनों ही हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस तरीके से, -I ग्रुप है, किसकी -I टेंडेंसी ज्यादा होगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास ऑक्सीजन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास नाइट्रोजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सर डिक्रीजेज यानी कि घटती है, तो जाहिर सी बात है -I स्ट्रेंथ भी क्या होगी, घट जाएगी। तो फ्लोरीन की -I स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, उससे कम OH की है, और उससे भी कम किसकी है सर, NH2 की है। बताओ क्लियर है एवरीवन यहां पर ये वाला पॉइंट? ठीक है, चलो अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ले रहे हैं और देखते हैं कि ये एग्जांपल कितने लोग सही दे पाते हैं। ये तो नॉर्मल से कॉमन से एग्जांपल थे, ये पूछेगा ही नहीं एग्जाम में आपसे। अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ तो पूछ लेगा सरल वाला, अदरवाइज आंसर जो आने वाला है, क्वेश्चन जो आने वाला है वो ये है, NF3+ एक ये ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा NR3+, एक ग्रुप ये लगा हुआ है। R यहां पर कोई एल्किल ग्रुप है, R यहां क्या है सर, कोई एल्किल ग्रुप है। अब NF3+ NR3+ के बीच का कंपेयर अगर हमको निकालना है, तो सर दोनों ही ग्रुप, भाई कार्बन से कौन लगा है, नाइट्रोजन। ध्यान से सुनो, इधर कार्बन चैन है उससे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन चैन है उससे नाइट्रोजन लगा है। तो पहला तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो वो खींच लिया इलेक्ट्रॉन, ये तो कंफर्म है, -I ग्रुप है। लेकिन अब NF3 और NR3 में से अब हमें बताना है, सेलेक्ट करके, चूज करके, कि कौन सा आंसर होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, बताएं। विशाल सैनी जी, सर बैच कैसे लें? विशाल सैनी जी, सबसे आसान क्वेश्चन आज की सेशन का आपने पूछा, बैच कैसे लेना है। तो बैच लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमने कुछ बाशिंदे अपने बैठा रखे हैं संस्था में, है ना, और उन बाशिंदों को आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
जिसमें नाम है हमारा 96 28 95 92 37। तो ये मोबाइल नंबर का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? 96 28 95 92 37। या दूसरा नाम है 83 18 48 92 91। 83 18 48 92 91 या 96 28 95 92 37। इस पे आप कॉल कर लीजिए। बाई चांस अगर आपकी कॉल नहीं लगती है या बिजी जाता है तो गुस्सा मत होइएगा 2-3 बार लगाने के बाद कि कैसा जगह है, कॉल ही नहीं लग रही, बिजी बिजी जा रहा है, पता नहीं कहाँ बतिया रहे हैं। तो किसी अदर स्टूडेंट्स की भाई कॉल आई होगी, वो भी इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा नंबर्स पे कि मुझे बैच लेना है, इस सब्जेक्ट का लेना है, इस टॉपिक का लेना है, इस कोर्स का लेना है, ठीक है। वो तुरंत देखेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कान वापस आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे हम पहुंचे थे, अब यहाँ पे आते हैं। बात ये है सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है सर। अभी बीएड सेकेंड ईयर में, तो विशाल जगह का अभी बीएड सेकेंड ईयर है, तो आप लक्ष्य फाउंडेशन बैच उनसे कहिएगा कि मुझे लक्ष्य फाउंडेशन बैच केमिस्ट्री का चाहिए। लक्ष्य फाउंडेशन बैच केमिस्ट्री का है, जो नियर फ्यूचर में आने वाली जो भी चीजें हैं उनकी तैयारी के लिए है ना। वो जो नया बैच है वो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है कम से कम। वो बैच कंटिन्यू चलता रहेगा, धीरे 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 चलता रहेगा, बार बार चीजें उसमें रिपीट होंगी, बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी, एक बार खत्म हो जाएगा फिर रिपीट होगा उसमें। तो ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, उसको आप बोलिएगा जिस इन नंबरों पे संपर्क करके, ठीक है। तो चलो NF3 NR3, अब होता क्या है कि सर नाइट्रोजन से यहाँ फ्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ नाइट्रोजन से आर लगे हुए हैं, नाइट्रोजन से फ्लोरीन है और नाइट्रोजन से आरएल। मजेदार चीज ये है, देखो आंसर तो आप दे दोगे सर, क्योंकि आपने पहले इसको लिखा है बाद में इसको लिखा है, आपको ऑर्डर बनाना है सही से, इसलिए आपको ऐसे लिख दिया आपने बनाने के लिए, वो चुक्का अच्छी बात है। पीछे का रिजल्ट भी है, रिजल्ट ये है सर, एक्चुअल में फ्लोरीन खुद अपने आप में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर जो फ्लोरीन की होती है एक्चुअल में वो नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ये हम सबको पता है। तो जब फ्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सर, तो अब नाइट्रोजन इतना ज्यादा, देखो नाइट्रोजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में इधर क्या लगा हुआ होगा, इधर कौन सा गुप्त होगा, वो होगा कार्बन। कार्बन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा खतरनाक वैसे होते नहीं है कि एक लेवल वाइज होते हैं, एक होता है ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, वहां पर एक डकैत पाया जाता है, और उससे ऊपर एक बीहड़ के रहने वाले डकैत होते हैं, और बीहड़ के रहने वाले डकैत बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। उससे छोटा वाला डकैत होता है, तो बीहड़ वाला डकैत छोटे वाले से मांगता है, और छोटे वाला फिर गांव से आके लुटाई करता है। तो जब भाई इस नाइट्रोजन के पास खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, डकैती कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन उसके चच्चा है डकैती के मामले में, तो उससे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचे। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने बगल लगे हुए गांव वासियों से, कार्बन से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कहेगा मैं खुद लुटा हुआ हूं, तुमको तो और लूटूंगा तगड़े से, है ना। तो नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यहां ऐसी कंडीशन लगी नहीं, क्योंकि आर अपना ऐसा कोई इफेक्ट लगा नहीं रहा है, सर्वसाधारण सा दिखने वाला आर है, प्यार करने वाला लोगों को, तो कहता है ठीक है तुम अपना इफेक्ट लगाओ, हमें तुमसे ना कुछ लेना ना देना है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, जितनी जरूरत थी जितनी कमी थी उतना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। लेकिन फ्लोरीन खतरनाक था, इसके पास लगा हुआ था, इसीलिए NF3 क्या हो गया, NRC से स्ट्रॉन्ग -I दिखाएगा। क्लियर है एवरीवन। सर मेरठ नहीं, मेरठ में विशाल जी भी ऑफलाइन संस्था नहीं है, मेरठ में फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन संस्था का कोई भी ऐसा वहां पर ऑफिस या कोई भी ऐसा ऑफलाइन नहीं है फिलहाल, तो है ना। सर एस्टेट के लिए कौन सा बैच लें, देखिए कुमोद कुमार जी एस्टेट के लिए एक ही बैच चल ही रहा है, बिहार एस्टेट केमिस्ट्री का एक ही बैच चलाते ही हैं, तो वो आप बैच ले लीजिए। नेक्स्ट आने वाले समय में जब एस्टेट होगा तो उस बैच में आपका क्लास चलती रहेंगी। सेम नंबर है संस्था का 96 28 95 92 37। आप भी वैसे ट्राई करिएगा, कॉल लग जाए तो अच्छी बात, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा बिना नाराज और गुस्सा हुए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो हमारी बात आपको समझ में आएगी। देखो हमने मजाक के लहजे में भले आपको चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हो, एक्चुअलिटी है यही, और इसी मेथड के तरीके से आने वाले एग्जाम्पल में आपको आंसर देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे है अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला ट्राई करिएगा। सर नेक्स्ट में हमने लिखा एग्जाम्पल एवरीवन, चलो बताओ सर, हमने लिखा इधर NO2, ये लो एक ग्रुप है NO2 और सर दूसरा ग्रुप है हमारे पास NO,
इस तरीके से, और एक इसके पास अपने लोन पेयर है। ये एक ग्रुप है NO2, एक ग्रुप है NO, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सर नाइट्रोजन से खींचेगा ये वाला भी, और ये भी नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी कार्बन से खींचेगा, दोनों माइनस आई। लेकिन NO2 और NO में से स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन सा है? नॉर्मल एग्जाम्पल तो सब कर लोगे, ये आते हैं स्पेशल एग्जाम में, इनका आंसर आपको देना बहुत मस्ट है। NO2 और NO में बताए। अब फिर वही केस हो गया सर, आपने लिखा इस तरीके का है कि इसको पहले लिखा है तो NO2 ज्यादा होगा NO से, बात सही है, बट वाई 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 क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा सर? ज्यादा होने के पीछे की सिंपल सी वजह है, यहाँ नाइट्रोजन से कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम सबको पता है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ये भी खींचेगा इस नाइट्रोजन से, ये भी खींचेगा इस नाइट्रोजन से, है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन से केवल एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहां पर एक ही है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। ये इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड के अपनी तरफ खींचता है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की इस तरफ से खींचता है, पायोले तो वैसे भी टूटने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो, इनको भी खींचने की टेंडेंसी रखा हुआ है कौन? ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और फिर वही काम करेगा, गांव वासियों को ये भी लूटेगा, यानी कार्बन को लूटेगा, बेचारा नॉन पोलर है, उसको और खींच लेगा, उससे गरीब बना देगा उसको। ठीक है, तो ये डकैत वाले लोग हैं, गरीब कर देंगे बगल वाले कार्बन को। वो बेचारा आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है, ना कि माधव को लेना, ना उधो को देना, ना पॉजिटिव चार्ज लेना, ना निगेटिव चार्ज। लेकिन अब इसके बगल में ऐसे ग्रुप लग गए हैं, ऐसे कोई आ गया, जैसे होता नहीं बाहुबली, कोई ऐसे पैदा हो जाए तो वो लुटाई करता है फिर, है ना, वसूली जिसको बोलते हैं, वसूली वसूली करता है फिर हमारे पास ये। चलिए ठीक है, हाँ NO2 ज्यादा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका आंसर आपको सही लगा होगा तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही दे पाते हो। इसमें आंसर देना इंटरेस्टिंग होगा आपका। ये लगाया सर हमने Nr3+, और इधर लगाया सर हमने NH3+। रीजन बताना, बाकी तो ऑर्डर तो Nr3 का ही ज्यादा है, बट रीजन होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, दोनों ही -I ग्रुप है, दोनों ही क्या है? -I ग्रुप है। बताओ, बहुत मजेदार है यहाँ पर आंसर, रियल आंसर, रियल जो रीजन है। आंसर तो नो डाउट कि आप दे दोगे, हमें पता है वो चीज। Nr3+ का NH3+ से ज्यादा होता है -I इफेक्ट, नो डाउट ज्यादा होता है। वजह क्या है सर? वजह हम बताते हैं, एक्चुअल में R जो होता है, R बिगर साइज का है, एल्किल ग्रुप है, बिगर साइज के होने से सर जो बॉन्ड है यहाँ पर जो लगे हुए हैं R और नाइट्रोजन के बीच में, जो R और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं वो कैसे हैं? लेंदी बॉन्ड है। साइज बड़े हो जाने से ये बॉन्ड कैसे हो गए? लेंदी। और बॉन्ड अगर लेंदी हो जाता है सर, लेंदी मोर, अगर बॉन्ड लेंदी हो जाएगा सर, तो जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में डिस्टेंस है, हमारी बात समझो अब, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस जो होती है सर वो नाइट्रोजन से दूर है। लेकिन इस केस में अगर हम आपको समझाना चाहें, यहाँ पर लिख के समझो हमारी बात, इस केस में अगर हम समझाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन सर छोटा साइज है एक्चुअल में हाइड्रोजन का, ये यहां अगर लिखना चाहें सर तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज है, सो ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन आर मच क्लोजर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर? ज्यादा नजदीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन के पास स्ट्रांगली तरीके से नियर अबाउट में इलेक्ट्रॉन है, बात समझो। Nr3 में R एक लेंदी ग्रुप होता है, बिगर साइज का होने का, मोर वाइब्रेशन करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो क्या है? दूर हो गई, है ना, लेंदी बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन R वहां मच क्लोजर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है।
अब होता क्या है कि भाई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है। तो ये दूर होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। बट ये क्लोज होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, मोर रिपल्सन लगाएगा। समझो बात को, और अपनी लैंग्वेज में लिखो कॉपी के अंदर, ठीक है। यहां पर सर आर तो प्लस, अरे ये आर नहीं भाई, ये आर तो नाइट्रोजन के बाद लगे हुए हैं ना। मेन तो कार्बन से कौन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आर डायरेक्ट थोड़ी ना जोड़ना है कार्बन चेन से, ये आर ये नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं, फिर नाइट्रोजन किसी यहाँ ऑर्गेनिक पार्ट के साथ लगा हुआ है, नॉन पोलर के साथ। ठीक है, उस पर ध्यान दो। अभी क्लियर हो गया केमिस्ट्री विद लाइफ जी। ठीक है, हमें मेनली यहाँ कार्बन चेन लगी हुई है वो देखनी है, जिससे नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन से तो आर बहुत दूर है। तो आर जो हमारे पास बॉन्ड लगे हुए होते हैं सर, बिगर साइज होने से लेंदी बॉन्ड है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से क्या है, दूर है। हाइड्रोजन के छोटे साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो क्या है, ज्यादा नजदीक है, मच क्लोजर है। तो जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, नजदीक होने से रिपल्सन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये नाइट्रोजन आसानी से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सो स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट देन NH3 प्लस। इसलिए NH3 प्लस के कंपेयर में NR3 प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखा रहा होता है। क्लियर है केमिस्ट्री विद लाइफ? ठीक है, यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया हो तो बताएं। चलिए अब यहां पर एक और हम लोग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और बताइएगा इसके पीछे का रीजन क्या है हमारा। चलो, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने सर साइनाइड, ये, और एक एग्जांपल ले लिया सर हमने CH डबल बॉन्ड NH। एक लिया साइनाइड, एक लिया CH NH। अब यहां माइनस आई का कंपेयर अगर कराना है तो ये सर दोनों ही माइनस आई है, लेकिन बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा होने वाला है। अब मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग होता क्या है सर,
चलिए अब आवाज आ रही है, बता अभी आवाज आ रही, ठीक है आने लग गई। हम ये कह रहे थे भाई कि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ 33.33% एस कैरेक्टर है। और एस कैरेक्टर की डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लेस होगा, इसलिए ये बगल से, इसलिए इसका -I इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा तेजी से। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है एवरीवन। देखिए हम इधर ये बता रहे थे ना कि हम जहाँ पढ़ा रहे हैं स्टूडियो में, वहाँ एक बगल में हेलोजन लगा हुआ है। एक नया इफेक्ट हमने समझा दिया था, और वो हेलोजन के बगल में एक तार है, उसके बगल में एसी है, तो वो एसी से कनेक्टेड है। और वो पिछले 2 दिनों से ऐसा हो रहा है कि उस तार में क्या है, बीच में स्पार्क करता है, पट पट करके वो बजता है हर 10 मिनट बाद, है ना। और हर 10 मिनट बाद बजता है, फिर एसी चालू होती है, फिर बंद हो जाती है। तो हम ये कह रहे थे कि 4 इफेक्ट पढ़े, ये 5वां इफेक्ट हमने लगाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं दिवाली इफेक्ट। क्योंकि दिवाली आ रही है, 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि पटाखे और चुटपुटियां बजती हैं, तो वो दिवाली इफेक्ट चल रहा है बगल में हमारे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। तो मैकेनिक साहब हमारे आए हुए हैं, बनाएंगे उसको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके।